मैं चीन में हो रही घटनाओं के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, वे सचमुच वही अनुभव कर रहे हैं जो अमेरिका ने किया था, शायद 2008 और 2009 में इससे भी अधिक चरम। तो चलिए उस थ्रेड पे चलते हैं जिसे मैंने आज ट्विटर पे देखा। यह वास्तव में, मुझे लगता है, यह संक्षेप में बताता है कि चीन में जो कुछ भी हम अभी देख रहे हैं वह सचमुच अद्वितीय है। और मैं ये बात उठाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अमेरिकियों के रूप में हम हमेशा अच्छे पुराने अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। लेकिन हमें व्यापक अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ओर देखना होगा, यह निर्धारित करने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि अंत में इसका प्रभाव अमेरिका पर पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यह अमेरिका को चीन के स्तर पर लाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से 2025 में जो कुछ होगा उसमें एक भूमिका निभाएगा। और वैसे यह सिर्फ चीन नहीं है, यह भारत है, यह वियतनाम है, यह मलेशिया है, यह कनाडा है, यह यूके है और यह जर्मनी है। तो चलिए इस थ्रेड पे चलते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसे दिलचस्प पाएंगे। ये ट्विटर पर कोबेसी पत्र से है। उन्होंने कुछ बेहतरीन चीजें पेश की हैं। वे कहते हैं कि हाल की इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? एक अचानक गिरावट में 30 साल की ब्याज दरें अब चीन में जापान से कम हैं। मुझे इसे फिर से कहना है क्योंकि यह चौंकाने वाला है। यह विश्वास नहीं हो रहा है। जापान के बारे में सोचिए, उनके पास था, क्या खो गया? 3 दशकों से वे अवस्फीति से लड़ रहे हैं। वे वही हैं जिन्होंने ब्याज दरों को नकारात्मक करना शुरू किया और उनकी रातों रात दर अभी, जब हम बात कर रहे हैं, क्या है? 25 आधार अंक। वे वही हैं जिन्होंने उपज वक्र नियंत्रण किया है, न कि इससे कुछ हुआ, लेकिन वे याद करते हैं कि उनके केंद्रीय बैंक ने बहुत अधिक उपज नियंत्रण या उपज वक्र नियंत्रण किया। मुझे माफ करें, बीओजे के पास लगभग 60% जापानी सरकारी ऋण है। इस पर विचार करें और अब चीन के दीर्घकालिक ट्रेजरी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आड़ की उपज जापान से कम है। और जापान ये सभी चीजें कर रहा है। अवस्फीति, जो भी कंपनियां खोई हुई दशकों, उपज वक्र के अग्रभाग पर नकारात्मक ब्याज दरें, हालांकि वे अब थोड़ी सकारात्मक हैं। उपज वक्र नियंत्रण इस हद तक कि केंद्रीय बैंक के पास मौजूदा सरकारी ऋण का 60% है। और फिर भी चीनी 30 साल का बांड कम पर ट्रेड कर रहा है जापान की तुलना में उपज के मामले में। इस पर एक पल के लिए सोचने दें। यह ऐसा है, यह सीएनबीसी और ब्लूमबर्ग पर हर जगह होना चाहिए। यह एक बड़ा मामला है जब आप इस तथ्य के बारे में सोचते हैं कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम यहां इथियोपिया की बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, हम उरुग्वे की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीन की बात कर रहे हैं। चलो इसमें घुसते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था को वर्तमान में एक अवस्फीति चक्र के रूप में वर्णित किया जा रहा है, जैसा कि 1990 के दशक में जापान में देखा गया। यह अच्छा संकेत नहीं है। और जब हम अवस्फीति की बात कर रहे हैं तो याद रखें दोस्तों, और आप ये मेरे वीडियो देखने से जानते हैं, लेकिन आप में से जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे पास एक विभाजित अवस्फीति है। हमारे पास अच्छी अवस्फीति और बुरी अवस्फीति है। और अंतर बताने का तरीका बस एक साधारण सवाल पूछना है, क्या इससे समग्र मांग बढ़ती है? तो अगर आपके पास अवस्फीति है, अच्छी अवस्फीति, क्योंकि हमारे पास अधिक सामान और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, जैसे कि अमेरिका में 1800 के दशक में, तो क्या इससे समग्र मांग बढ़ेगी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपके पास नाम मात्र वेतन बढ़ रहे हैं और सामान की कीमतें घट रही हैं, क्योंकि वहां अधिक सामान है, लोगों के पास अधिक खरीदने की शक्ति है, समग्र मांग बढ़ती है, सभी जीतते हैं। लेकिन अगर आपके पास वह प्रकार की अवस्फीति है जो समग्र मांग को कम करती है, इसका मतलब है कि आपके पास इस सभी क्रेडिट विस्तार के बाद फिर एक क्रेडिट संकुचन और एक पतन होता है। लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, और इस प्रकार यह अपस्फीति ऋण पतन का परिणाम है। यह सामान और सेवाओं के उत्पादन का परिणाम नहीं है। तो स्पष्ट रूप से उस प्रकार की अवस्फीति में खरीदने की शक्ति, समग्र मांग कम हो जाती है ना? ये बुरी प्रकार की है। और यही ठीक ठीक वे अभी चीन में अनुभव कर रहे हैं। यहां पहला चार्ट 30 वर्षीय सरकारी बांड का है और उन्होंने यह बताया है कि यह जापान से नीचे चला गया है, जिसे समझना मुश्किल है। चीन अब जापानीकरण का सामना कर रहा है। हां, और आपको पूछना होगा, मेरा मतलब है, क्या यह अमेरिका का भविष्य है? और अगर आप कहते हैं नहीं, क्यों? खैर, जॉर्ज, क्योंकि सरकारी आरण $36 ट्रिलियन है, क्योंकि सरकारी ऋण जीडीपी का 120% है। ठीक है, बढ़िया। जापान का आरण 250% या 220% जीडीपी का है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका का भविष्य जापान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके लिए एक बहुत अच्छा तर्क है कि ऐसा क्यों हो सकता है। चलो धागे पर वापस चलते हैं। चीन के 11 ट्रिलियन डॉलर के सरकारी बांड बाजार में निवेशक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में इतना निराशावादी रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हम अब अमेरिका चीन के बीच सबसे बड़ा अंतर देख रहे हैं इतिहास में बांड यील्ड। हाँ, और मुझे लगता है कि जापान चीन की तुलना और भी अधिक है। चौंकाने वाला, चीन में 6 लगातार तिमाहियों तक अवस्फीति रही। फिर से यह अवस्फीति का बुरा प्रकार है, 1909 के बाद पहली बार। अरे बाप रे। एक और चेतावनी संकेत जनसंख्या की गतिशीलता बदल रही है और रियल एस्टेट का पतन 2008 से भी बदतर है। मैं कहूंगा कि रियल एस्टेट का पतन, मुझे लगता है कि वे चीन की तुलना चीन से कर रहे हैं। मैं कहूंगा चीन में पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट का पतन शायद अमेरिका में 2008 के बीच हुए रियल एस्टेट के पतन से भी बदतर है। और इसे 2012 कहो। हमें देखना होगा कि यह कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन यह शायद जापान में जो हमने देखा उसके बराबर हो सकता है। और मुझे उन आंकड़ों को अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं उनका उपयोग अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में करता हूं। रियल एस्टेट में पूरी तरह से 2012। आप में से अधिकांश को मेरी कहानी पता है कि मैंने 2012 में रिटायरमेंट लिया और मैं अपने पैसे का प्रबंधन करना चाहता था। मुझे वित्त, निवेश, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि फेड क्या है। मुझे बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं चीजों को अपने हाथ में लेना चाहता था। मैं यह किसी और वित्तीय योजनाकार को सौंपना नहीं चाहता था और इसलिए मैं चीजें तब खरीदना चाहता था जब वे सस्ती हों और उन्हें तब बेचना जब वे महंगी हों। मुझे पता था कि रियल एस्टेट सस्ता है, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि मैं अपनी हानि को सीमित कर रहा था या मेरी हानि क्या हो सकती थी? क्योंकि मैंने जापान का अध्ययन किया। जब मैंने रियल एस्टेट में आने के बारे में सोचा तो मैंने जो पहला काम किया वह था जापान का अध्ययन करना। मैंने जापान का अध्ययन किया उनके पतन के बारे में 1990 के शुरुआती वर्षों में, और मैंने देखा कि उनका रियल एस्टेट बाजार 60% गिर गया। और उस समय फिर से, यह गर्मी 2012 की बात है, हमारा रियल एस्टेट बाजार लगभग 50% गिर गया था। तो मैं चीजों को ये बहुत बहुत सरल रखने की कोशिश कर रहा हूं किस रणनीति का उपयोग करते हुए। मैंने कहा ठीक है, जापान 60% गिर गया और हम 25% पर हैं। इसका मतलब है कि मेरी हानि शायद 10 या 15% होगी। यही तरीका था जिससे मैंने यह तय किया कि वहां काफी असम्मिति थी, साथ ही नकद प्रवाह और अन्य चीजों के साथ। तो खैर, मेरा यह कहना है कि क्या चीन का रियल एस्टेट बाजार 50% गिर जाएगा? 60%? यह निश्चित रूप से संभव है। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको यह समझना होगा कि 2 साल पहले चीनी रियल एस्टेट बाजार दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति वर्ग था। मुझे दोहराने दें, 2 साल पहले जब यह गिरा नहीं था, चीनी रियल एस्टेट बाजार दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति वर्ग था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार को बहुत छोटा कर देता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बांड बाजार या ट्रेजरी बाजार को बहुत छोटा कर देता है। यह लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था और यह गिरते जा रहा है। जब मैंने इस पर कुछ दिन पहले, शायद 1 महीने पहले अध्ययन किया तो यह 30%, 35% गिर गया था। और वैसे 70% से 75% चीनी घरेलू संपत्ति रियल एस्टेट में थी। तो इस पर विचार करें। अगर हमारे पास 60 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति वर्ग है जो 30% नीचे है, अगर मैं इसे 30% कहूं, 30% यही है, 20 ट्रिलियन डॉलर की घरेलू शुद्ध संपत्ति। यह पूरी तरह से बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष से मिटा दिया गया। इससे खरीदने की शक्ति पर क्या असर पड़ता है, इस पर विचार करें। इससे समग्र मांग पर क्या असर पड़ता है, इस पर विचार करें। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि चीन में 6 लगातार तिमाहियों से अवस्फीति, डिफ्लेशन हो रही है? वास्तव में ईमानदारी से कहूं तो मैं हैरान हूं कि यह और भी बुरा नहीं है, लेकिन शायद यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जनसंख्या गतिशीलता चीन की जापान के साथ सबसे बड़ी समानताओं में से एक है ना? तो वहां जनसांख्यिकी से जुड़ी समस्याएं हैं। मैं जनसांख्यिकी के बारे में पूरे तर्क को समझता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सब कुछ पर हावी हो जाते हैं जैसे कुछ लोग मानते हैं। मुझे लगता है कि जनसांख्यिकी के अलावा महंगाई, अवस्फीति और बढ़ती अर्थव्यवस्था के अन्य घटक भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंत में, मुझे लगता है कि बैंकिंग सिस्टम, मौद्रिक प्रणाली, ऊर्जा, ऐसी चीजें जनसांख्यिकी से हो रही चीजों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और यह निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे बस नहीं लगता कि यह सब कुछ है। तो वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जनसंख्या गतिशीलता बिल्कुल खराब है, इससे चीनी रियल एस्टेट में गिरावट आई है। हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या यह पूरी तरह से जनसांख्यिकी के कारण है। मुझे लगता है कि, मेरा मतलब है, उनके पास एक था
उनकी जनसांख्यिकी पिछले 10 वर्षों से बहुत खराब थी और फिर भी उनका बाजार ऊपर गया। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यह जो हो रहा है उसमें योगदान दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह विशेष उत्प्रेरक है या वह तिनका है जिसने ऊंट की पीठ तोड़ी। लेकिन चलो इस चार्ट को देखते हैं। तो ये चीन के उच्च उपज रियल एस्टेट कुल रिटर्न इंडेक्स है। यह अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे देखो 92% की गिरावट, एक ऐसे स्तर पर जो हमने मूल रूप से नहीं देखा। खैर, हमने इसे 2023 में देखा, लेकिन उससे पहले आपको वापस जाना होगा। आपने सही अनुमान लगाया, वैश्विक वित्तीय संकट जीएफसी तक। अब वे एक बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, दुनिया भर के बाजार क्यों नहीं गिर रहे हैं? आखिरकार चीन, जो अमेरिका के पीछे दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या 2008 जैसी घटना चीन में दुनिया भर में तरंग प्रभाव नहीं डालेगी? फिलहाल चीन और अमेरिका, ये एकदम विपरीत स्थितियां हैं। तो चलो पीछे हटते हैं और उस सवाल का जवाब देते हैं, क्यों ऐसा है? क्योंकि अब तक यह चीन तक ही सीमित रहा है, क्योंकि यह बाहर नहीं फैला है बैंकिंग प्रणाली में, यह वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में नहीं फैला है। लेकिन इसके लिए हम अभी भी मुश्किलों से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि आप आमतौर पर देखते हैं कि घरेलू बैंकों के बैलेंस शीट पर यह सारा कचरा होता है। मैं कचरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं। लेकिन यह मत भूलो कि चीन के बाहर बैंकों के बैलेंस शीट पर इस कचरे की भरपूर मात्रा है। यह सिर्फ चीन के अंदर के बैंकों की बात है, वे ही तनाव में आते हैं पहले, और फिर आप नीचे जाते हैं और यह डोमिनो प्रभाव होता है। तो यह चीनी बैंकों, चीनी अर्थव्यवस्था से शुरू होता है और यह वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में फैलता है, क्योंकि यह उन यूरो डॉलर बैंकों के बैलेंस शीट पर प्रभाव डालना शुरू करता है। दुर्भाग्यवश इसने चीनी बैंकों को इस रियल एस्टेट बबल को बनाने के लिए बहुत सारे डॉलर के आरण प्रदान किए। देखो, दिन के अंत में दोस्तों ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो बस एक डोमिनो गिरता है, फिर अगला डोमिनो गिरता है, फिर अगला डोमिनो गिरता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि केवल पहला डोमिनो गिरा है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो पांचवां और छठा अभी भी खड़े हैं वे नहीं गिरेंगे निकट भविष्य में किसी समय, विशेष रूप से उनके बिंदु पर जब आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, और वैसे सबसे बड़ा संपत्ति वर्ग। आइए इस पर विचार करें। क्या आपको लगता है कि $60 ट्रिलियन की संपत्ति वर्ग का ढहना किसी न किसी तरह चीन के बाहर बैंकों पर प्रभाव नहीं डालेगा? मेरी मदद करो इस मामले में। मैं जानना चाहूंगा कि आप आधे भरे गिलास को कैसे देख रहे हैं, है ना? अब मुझे नहीं पता कि उनके बैलेंस शीट पर क्या है, लेकिन मैं आपको लगभग यकीन दिला सकता हूं कि उनके पास इस जहरीले कचरे की भरपूर मात्रा है। उनका मतलब है चीन के बाहर के यूरो डॉलर बैंक उनके बैलेंस शीट पर उतना ही, अगर ज्यादा नहीं तो जहरीला कचरा है जितना कि चीनी बैंकों के पास कुल मिलाकर है। क्योंकि याद रखें, फिर से ये दो संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि चीनी बैंकों ने अपनी तरलता का बहुत सारा हिस्सा कहां से प्राप्त किया, उन्हें अपने डॉलर का बहुत सारा हिस्सा कहां से मिला? खैर, यह यूरो डॉलर बैंकों से चीन में उधारी थी। तो ये बस है। यहां एक जेंगा पहेली है दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे हमने उस फिल्म एट ग्रेट शॉट में देखा था, और हम बस एक एक करके जेंगा के टुकड़े निकाल रहे हैं। यहां यही मुख्य बात है। दुर्भाग्यवश चीन के रियल एस्टेट बाजार में यह सिर्फ एक झेंगा का टुकड़ा नहीं है, यह लगभग 10 की तरह है। तो वे ये कहते हैं कि चीन में उपभोक्ता विश्वास ढह गया है। आप सच में ऐसा कहते हैं? 70% घरेलू संपत्ति का मूल्य रियल एस्टेट में है और रियल एस्टेट 35% गिर गया है। 75% गिरावट रुकने के कोई संकेत नहीं है और उपभोक्ता विश्वास गिर गया है। ये चौंकाने वाला है ना? वास्तव में मैं हैरान हूं कि उपभोक्ता विश्वास और भी कम नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा है और यह गिरता रहता है तो गति का क्या होगा? कुल मांग का क्या होगा? उन व्यवसायों का क्या होगा जिनके पास अब वो ग्राहक नहीं हैं? उन्हें अपनी कीमतें घटानी होंगी, उन्हें लोगों को निकालना शुरू करना होगा। और वैसे इससे अमेरिका में मंदी आ सकती है। किसे पता है कि इन टैरिफ का क्या होगा? लेकिन एक निश्चित समय पर उन चीनी उत्पादकों को अपनी कीमतें और भी घटानी होंगी, बस किसी तरह की मांग को उत्तेजित करने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि यह घरेलू अर्थव्यवस्था से नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखें, उनके मार्जिन बहुत बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है कि वे कीमतें इतनी ज्यादा घटा सकते हैं। चलो मुद्रा के बारे में बात करते हैं। इससे चीनी युआन में तेजी से कमजोरी आई है, जो एक और संकट के भीतर एक और संकट है। तो चीनी युआन के गिरने से उस डॉलर निर्धारित आरण का बोझ क्या होगा? यह सबसे अधिक संभावना उन बैंकों के बैलेंस शीट पर है जो यूरो डॉलर प्रणाली के संपत्ति पक्ष में हैं और जो वैश्विक मौद्रिक प्रणाली का हिस्सा हैं। यह चीन की ओर उधार दिया गया। आप देखिए, ये बोझ उन बैंकों को चुकाने के लिए बहुत बढ़ जाता है।
क्योंकि नकद प्रवाह बड़े पैमाने पर चीनी युआन में है, लेकिन आरन डॉलर में है। तो जैसे हमने पिछले कुछ वीडियो में बात की, यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास एक समायोज्य दर का बंधक हो और आपकी दर 3% से 10% हो जाती है। यही होता है उन सभी चीनी संस्थाओं के साथ जिनके पास डॉलर निर्धारित आरण होता है। और हम यह न भूलें, हम उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके पास देनदारियां हैं, लेकिन चलो हम उन पर ध्यान केंद्रित करें जिनके पास संपत्तियां हैं, है ना? क्योंकि यह देनदारी, वह डॉलर निर्धारित आरण किसी और की संपत्ति है। यूरो डॉलर प्रणाली में एक बैंक की संपत्ति, अगर वे दिवालिया हो जाते हैं तो इससे उनके बैलेंस शीट में एक बड़ा छिद्र हो जाता है। फिर डॉलर उधारी का क्या होता है? यह गिर जाता है, तरलता सूख जाती है, डॉलर तेजी से बढ़ता है, समस्या को और बढ़ा देता है। अचानक यह सब समझ में आता है कि चीन सोने के भंडार क्यों जमा कर रहा है। अच्छा, मुझे वहां कोई संबंध नहीं दिखता, लेकिन उन्हें वास्तव में डॉलर के भंडार जमा करने की जरूरत है। ये एक ऐसा है, उन्होंने शायद अपनी सारी डॉलर उस बेवकूफ मुद्रा को सहारा देने और अपने बैंकों को फंड करने में खर्च कर दिए, और आप बस बुरी मुद्रा को अच्छी मुद्रा के पीछे दौड़ा रहे हैं। चीन में रियल एस्टेट के पतन के प्रभाव रियल एस्टेट से परे फैल रहे हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इसकी संभावना बहुत अधिक है। यह बहुत बड़ी खबर है जिस पर हमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और याद रखें, यह सब एवरग्रांडे से शुरू हुआ। हम एवरग्रांडे पर वीडियो बना रहे थे और हमने ये लगभग 1.5 साल पहले शुरू किया था। और याद रखें, जब हम ये कर रहे थे तो सभी हमें बता रहे थे, ओह तुम डर फैला रहे हो जॉर्ज, ओह एवरग्रांडे। एवरग्रांडे की परवाह किसे है? क्या तुम इसे याद करते हो? ओह ये तो एक बड़ा कुछ नहीं है। ओह क्या ऐसा है? संयोग से अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि एवरग्रांड कोयले की खान में कैनरी की तरह था। कम से कम चीन में हमें बस यह देखना होगा कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, के लिए कैसे विकसित होता है।